Hello students, so let's start solving test 50. टेस्ट का यदि ओवरऑल एनालिसिस देखें तो नीट के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड पेपर है. क्वेश्चंस मोरओवर इजी और मॉडरेट साइड पर ही हैं. 2-3 क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, एक आध क्वेश्चन थोड़ा और बियॉन्ड थ्योरी है, बट ओवरऑल पेपर एक बैलेंस्ड पेपर है और इसमें अच्छा स्कोर आपको करना चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से. हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड टू फोर्थ स्टेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज. तो मेरा यहाँ पे सजेशन है कि आपको एनर्जी लेवल्स, फर्स्ट 5 एनर्जी लेवल्स याद होने चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं फ्रीक्वेंसी के लिए सजेस्ट करूँगा न्यू इज एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट एंड माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट. तो E4 माइनस E1 अपॉन H. जो E4 है वो है हमारा माइनस 0.85 EV और जो E1 है वो है हमारा माइनस 13.6 EV एंड अपॉन H. तो ये हो गया हमारा 12.75. E की वैल्यू हमारी रहेगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 एंड जो H की वैल्यू है वो है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए 1 पॉइंट्स रफ कैलकुलेशन करनी है, घबराना नहीं है. 1.6 4 ज़ा 6.4, तो रफली इसको 4 ले लेंगे एंड 4 3 ज़ा 12, 3 पॉइंट समथिंग. ओके, और इधर एक्सपोनेंट आ रहा है 10 टू पावर 15, तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर 15. तो ऑप्शन से क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा है. तो इस तरह से डायरेक्ट एनर्जी लेवल से डिफरेंस निकाला और उससे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की. तो मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट 5 लेवल्स अपने को याद रहने चाहिए एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन में. डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा बराबर H/mv से सॉल्व कर सकते हैं. कैलकुलेशन सिंपल है, स्टार सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, सॉल्व करना चाहिए हमें. लैम्डा इज H/mv. तो मन में बोला अपन ने, और आप तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखिए. तो H है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. M ऐसे लिख लेंगे 120 ग्राम, सो 120 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड V इज 20. सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 34 मीटर आ जाएगा. तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में एक क्वेश्चन जाएगा. नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें. बॉल है, स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रही है, वेज भी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है एंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस इट्स लोएस्ट पोजीशन. ओके, तो हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो जब बॉल लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी तो उस समय जो वेज है वो भी मूव करेगा. तो हमें निकालना है लोएस्ट, द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीच द लोएस्ट पोजीशन. ओके, तो ये वेज है. जब बॉल लोएस्ट पोजीशन में पहुंचेगी तो उसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1 इधर होगी और वेज की स्पीड इधर होगी. मोमेंटम कंजर्व्ड है हॉरिजॉन्टल में, इनिशियल मोमेंटम 0 है. सो स्मॉल m v1 माइनस 2m v2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से v1 और v2 में रिलेशन आ रहा है. नाउ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m, और v2 की वैल्यू ऊपर से अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं v1 बाई 2. सो v1 स्क्वायर बाई 4 बराबर लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी विच इज mgr. रीअरेंज करके अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो v1 की वैल्यू हमारी आ रही है 4gr बाई 3 अंडर रूट. तो 2 इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है. हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है. सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, केवल वर्टिकल कोऑर्डिनेट चेंज होगा. ओके, तो ये एक्सरसाइज शीट में ऐसा क्वेश्चन रहता है, बट थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसलिए इसको मैं ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डाल रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी. तो इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखें, पार्टिकल रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at. तो हमें बताना है कि टाइम से इंडिपेंडेंट क्या रहेगा. तो इट्स अ गुड क्वेश्चन. रेडियल एक्सेलरेशन मीन्स v स्क्वायर बाय r एंड प्रोपोर्शनल टू t, दैट मीन्स v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज dv बाई dt, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट t. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब ए आर टी के प्रोपोर्शनलिटी में है और ए टी 1 बाई रूट टी के प्रोपोर्शनलिटी में है. तो ए आर ए टी स्क्वेयर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए डी ऑप्शन जाएगा. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. हम ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे इसको. नेक्स्ट ले लें,
ये पहले एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी के स्क्रीनिंग में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हेलिडोस्टिक में भी एक क्वेश्चन है, अ मेटालिक शेल हैज़ अ पॉइंट चार्ज Q, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट भी रिविजिट कर सकते हैं। गाइज, ये जो कैविटी है, स्फेरिकल शेल है हमारे पास में, और स्फेरिकल शेल में चार्ज ऑफ द सेंटर रखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे के लिए सीखना है। तो ऑफ द सेंटर रखा हुआ है, तो यहाँ ये तो मेटल है, इसमें फील्ड जीरो रहेगा, यहाँ -Q इंड्यूस होगा और कैविटी की वॉल पे -Q इंड्यूस होगा। जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मली टर्मिनेट होंगी और नॉर्मली ओरिजिनेट होंगी। तो कैविटी की वॉल पे फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मली टर्मिनेट होंगी, बट ये +Q और -Q का जो इफेक्ट है वो केवल कैविटी तक ही कन्फाइन रहेगा। आउटर सरफेस पे +Q जनरेट होगा। जितनी फील्ड लाइंस हमने बनाई है 3 + 3 6, तो बाहर भी 6 बनाएंगे, बट ध्यान रहे बाहर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैविटी के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसकी लोकेशन में डिपेंडेंट नहीं होगा। तो आउटर पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म रहेंगी। ऐसे 6 फील्ड लाइंस मैंने डायग्राम में बनाई है, तो ऐसे फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म रहेगी, इस तरह से यूनिफॉर्म रहेगी। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो C ऑप्शन रहेगा। ध्यान रहे, यहाँ तो फील्ड जीरो रहेगा, यहाँ फील्ड हम लोग लिख नहीं पाएंगे, E नॉन जीरो है, बट कितना है हम लोग लिख नहीं पाएंगे। और यहाँ हम फील्ड डायरेक्टली लिख पाएंगे कि सेंटर से यदि ये दूरी R है तो यहाँ जो फील्ड है वो KQ/R² होगा। हम पोटेंशियल भी लिख पाएंगे V = KQ/r। हम इनसाइड चार्ज को कहीं पे भी रीअरेंज कर दें, कोई आउटर सरफेस पे चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसलिए बाहर के वॉल्यूम में हम लोग फील्ड लिख पाएंगे, पोटेंशियल लिख पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो कि आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए। ऑलरेडी आपने कंडक्टर्स की थ्योरी में पढ़ा है, और इन केस मिस हो गया है तो ये आगे के लिए कैरी करने लायक कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट अपन आगे मूव करें। बल्ब है 500 वॉट 100 वोल्ट रेटिंग है, और 200 वोल्ट हम लोगों ने कनेक्ट किया है। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब ड्रॉ 500 वॉट। तो बल्ब करेक्ट वोल्टेज तभी ड्रॉ करेगा जबकि जितना उस पर स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई है उतनी वोल्टेज रेटिंग उसे मिल जाए। तो 100 वोल्ट लिखा हुआ है तो 100 मिल जाए। तो बल्ब के साथ में हमें इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि टोटल वोल्टेज 200 दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। इधर हमें 100 वोल्ट चाहिए, यानी कि इधर भी 100 होना चाहिए, तो इधर भी 100 होना चाहिए, यानी कि R रेजिस्टेंस और R बल्ब सेम होना चाहिए। तो R बल्ब हम लोग उसकी स्टैंडर्ड रेटिंग से निकाल सकते हैं, विच इज़ V²/P, और यहाँ से कैलकुलेशन करके हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व करना ही था अपने को। नेक्स्ट अपन देखें, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सर्किट, 2 वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, लेंथ्स रेडियाई का रेशियो गिवन है, करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी। तो गाइज ये भी पैरेलल में करंट हमें मालूम है V = IR, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो पैरेलल में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/R के प्रोपोर्शनल होगा। R इज ρl/A, मटीरियल सेम है, सो प्रोपोर्शनल टू L/R², अपन I1/I2। तो R की जगह R का रेशो डाल दीजिए, तो R² तो 4/9, L की जगह L का रेशो डाल दिया 4/3, सो दिस इज 1/3। सो सिंगल स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें, 1000 वोल्ट की लाइन है और 20 एम्पियर पे 120 वोल्ट पे डिलीवरी कर रही है, एफिशिएंसी 80% है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज। तो एक्चुअली V आउटपुट करंट आउटपुट इज एफिशिएंसी टाइम्स V इनपुट करंट इनपुट। तो हमें इनपुट करंट चाहिए, तो इनपुट करंट हमारी हो जाएगी V आउटपुट विच इज़ 120 इंटू I आउटपुट विच इज़ 20 अपॉन एफिशिएंसी विच इज़ 0.8 अपॉन V इनपुट विच इज़ 1000। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे कि हमारी इनपुट करंट कितनी है। ओके, तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में ये क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था। चार्ज Q है, रेडियस R में घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स बैलेंस हो गया, दैट मीन्स QE = QVB, QE = QVB। तो हमें निकालना है मास, सो QE = QVB, सो E = BV, बट हमें V नहीं गिवन है। तो R की वैल्यू हमारी mV/QB है, यहाँ से हम V निकालेंगे तो QBR/M होगा, सो E इज QBR/M, ये V हो गया, इंटू B, सो B² हो गया,
तो m की वैल्यू आ रही है क्यू बी स्क्वेयर आर अपॉन ई, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे हमारा आंसर आ रहा है 4/3 इंटू 10⁻⁻20। तो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था, डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे इसको अपन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि Q को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट फोर्स इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन सेपरेशन, तो हमें मालूम है हाफ हाफ डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट देख के लगाने वाला क्वेश्चन था, सॉल्व करना था इसको हर हालत में। 12th, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उधर अपने को पार्टिकल को ब्लॉक को बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इस पे नीचे वाली प्लेट के फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा QE प्लस इसका खुद का वेट M2G, और ये हमारा जो वेट है ये इधर वाले वेट से बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो इधर M1G से बैलेंस होना चाहिए। सो M1G बराबर Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों प्लेट्स के बीच में वो रहेगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। केवल एक ही प्लेट का फील्ड लिखना है, ध्यान रहे, सेकंड प्लेट पे फोर्स लिखना है तो फर्स्ट प्लेट का फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन सेकंड प्लेट, तो टोटल फील्ड है Q/एप्सिलॉन नॉट, केवल लोअर प्लेट का जो फील्ड होगा वो Q/2A एप्सिलॉन नॉट होगा। सो प्लस M2G रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन बट सॉल्वेबल है, अपन इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट अपन देखें, कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस, द टू स्टार्ट मूविंग, बस हैज एक्सेलरेशन दिस, कार हैज एक्सेलरेशन दिस, द कार विल कैच अप द बस। तो कार पीछे है, बस आगे है, इनके बीच में ये सेपरेशन है 200 मीटर का। सो बस के रिस्पेक्ट में कार को 200 मीटर ट्रैवल करना है। सो डेल्टा एक्स ऑफ कार रिलेटिव टू बस इज यू ऑफ कार रिलेटिव टू बस t प्लस हाफ ए ऑफ कार रिलेटिव टू बस t स्क्वेयर, तो हमारा t आ रहा है ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स सी बी विच इज़ 200 मीटर एंड a ऑफ c रिलेटिव टू b 4 - 2 दिख रहा है, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है। तो डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, सॉल्वेबल है। M5M मासेज हैं, R2R है, इनिशियल सेपरेशन 12R है, द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन दे कोलाइड। लास्ट टेस्ट में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो फाइनल सेपरेशन सेंटर टू सेंटर 3R रहेगा, इनिशियल सेपरेशन 12R है, यानी कि जो टोटल मूव किया उन्होंने वो 9R मूव किया है। सो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 दोनों ने मिला के 9R ट्रैवल किया है, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है सो m1 डेल्टा x1 मॉड इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2 मॉड। यहाँ से हम लोग डेल्टा x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5m अपॉन 5m प्लस m इंटू 9R, सॉल्व करने पे हमारा 7.5R आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, सिंगल स्टार में ही डालेंगे क्योंकि पहले देखा हुआ है आपका। मास m इज रेज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस 2R फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू 3R, ध्यान रहे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है फ्रॉम अ डिस्टेंस 2R फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस 3R और 4R हो गया, और वर्क निकालना है अपने को, ऑर्बिट में लॉन्च नहीं करना है, जस्ट वर्क निकालना है, तो पहुंचाना है बस अपने को। तो W एक्सटर्नल इज डेल्टा U दैट इज माइनस GMM अपॉन 3R से 4R बचाना है, तो 4R माइनस GMM अपॉन 3R, तो GM को अपन GR लिख लेंगे, GM/R को GR लिख लेंगे, सो mg/mgr 1/3 माइनस 1/4 सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में रहेगा, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको मैं 4 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा, और इस क्वेश्चन को मैं आगे के लिए लर्निंग के लिए सजेस्ट करूंगा कि हीट कैसे जनरेट होती है। गाइस, कोई भी हमारे पास कैपेसिटर का सिस्टम है, सर्किट है, और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं और हमसे हीट प्रोड्यूस पूछिए, तो हमें किस प्रोसीजर के थ्रू जाना है? हमें ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज में लेना है, W बैटरी प्लस W एक्सटर्नल एजेंसी बराबर डेल्टा U प्लस H। यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो W एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो W बैटरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे कि चार्ज कितना फ्लो किया है सिस्टम में। तो ओरिजिनल सिस्टम में हम देखें तो ओरिजिनल सिस्टम में C इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो 2C/3 आ रहा है, तो इन कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है 2C/3 इंटू V प्लस माइनस CV/3 प्लस माइनस CV/3 ये चार्ज है। और जब अपने स्विच क्लोज कर दिया तो हमारा पहला वाला दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए और बस एक सिंगल कैपेसिटर ये हमारा बचा है फाइनल सर्किट में।
तो फाइनल जो चार्ज है वो प्लस माइनस CV ये चार्ज है। तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, इधर से इधर जाने में बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया। एक्चुअली स्विच क्लोज करने पे ये दोनों कैपेसिटर मेरे शॉर्ट सर्किट हो गए, दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए। तो यहाँ ये शॉर्ट सर्किटिंग दिखा दी है मैंने और केवल एक सिंगल कैपेसिटर बचा है। तो पहले सिस्टम पे चार्ज था 2CV/3, अब चार्ज है CV। इस प्लेट पे अपन देखें तो इस प्लेट पे पहले चार्ज था 2CV/3 और अब चार्ज है CV। तो यहाँ से कितना चार्ज आया बैटरी के थ्रू, सो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी डेल्टा Q is final charge which is CV minus initial charge which is 2CV/3, that is CV/3. So work done by the battery is charge flown multiplied by voltage, so that is CV square by 3. ये work done by battery है। Now delta U कैलकुलेट करना है, तो फाइनल एनर्जी है मेरी हाफ CV स्क्वायर और इनिशियल एनर्जी है हाफ C इक्वलेंट 2C/3 V स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये आ रहा है मेरे पास में 1/6 CV स्क्वायर, ये डेल्टा U आ रहा है। सो WB बराबर डेल्टा U प्लस H, तो H की वैल्यू आ रही है मेरी WB माइनस डेल्टा U, दैट इज CV स्क्वायर बाई 3 माइनस CV स्क्वायर बाई 6, दैट इज CV स्क्वायर बाई 6। अपन कैलकुलेशन करें तो CV स्क्वायर बाई 6, तो C की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरेड, सो 2 × 10⁻⁻6 V स्क्वायर 900 अपॉन 6। तो ये 6 9 2 18 300, सो 0.3 मिली जूल। सो एक्चुअली एग्जामिनेशन कंडीशन में अनलेस कि आपके पास टाइम बच रहा है अच्छा खासा, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, बट हमें मालूम होना चाहिए भाई किस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। यदि आपको थोड़ा इजी वे में पूछना है तो इसमें केवल ये पूछ सकते हैं कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, या फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, या फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। तो इवन तो एग्जाम में हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बट आगे के लिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कैरी करना है कि कैपेसिटर के सर्किट में यदि कुछ चेंजेस करते हैं तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं। 4 स्टार की कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को डालेंगे एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसको सीखें अच्छी तरह से। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेस इन रूम, TA ग्रेटर देन TB है, तो TA की तो कूलिंग होगी और TB की हीटिंग होगी, और फाइनल दोनों T पर आ रहे हैं। तो TA की क्योंकि कूलिंग हो रही है तो A लूजेस मोर हीट, जिसकी कूलिंग हो रही है वो हीट ज़्यादा लूज कर रहा है और एब्जॉर्ब कम कर रहा है, और जिसकी हीटिंग हो रही है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है और कूलिंग कम कर रहा है। ध्यान रहे, एट ऑल टेम्परेचर्स अदर देन 0 केल्विन ऑल बॉडीज एमिट एज वेल एब्जॉर्ब रेडिएशंस। यदि टेम्परेचर रेज हो रहा है यानी कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा किया है, एमिशन कम किया, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एमिशन ज़्यादा किया है, एब्जॉर्प्शन कम किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर दे सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में आएगा। टेम्परेचर ऑफ कार्नो इंजन, ये हम लोगों ने हमें गिवन है, एफिशिएंसी 20% गिवन है, और TC की वैल्यू गिवन है और TH की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्वेबल क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। ईटा इज 1 माइनस TC/TH, तो हमें TC गिवन है, ईटा 0.2 गिवन है, रीअरेंज करके हम लोग TH की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करने लायक सिंगल स्टार कैटेगरी में जाएगा हमारा। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एरोडो में इस तरह का यही क्वेश्चन है, वहीं से लिया हुआ है, एंड बोला है हमें कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आराम से पेशेंटली अपन पढ़ें और आगे के लिए सीखें अपन, यदि आपने नहीं सॉल्व किया है तो भी। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है एंड दोनों एरियाज का डिफरेंस डेल्टा S दे रखा है। ऊपर वाले पिस्टन का मास M1 है, नीचे वाले पिस्टन का मास M2 है। फाइंड द टेम्परेचर बाय विच द ट्यूब इज रेज्ड सो दैट द पिस्टन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस L। तो गाइज जब टेम्परेचर रेज करेंगे, आप यहाँ पे ये बात ध्यान देना, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अंदर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्चुअली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन देखें तो बाहर से जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो M1G प्लस M2G डाउनवर्ड लग रहा है, और जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना। तो यदि हम इसका इक्विलिब्रियम देखें तो डेल्टा S इंटू P एक्सटर्नल, इतना फोर्स इस पर डाउनवर्ड लगेगा और वो M1 प्लस M2G के बराबर होगा। तो अंदर का प्रेशर जो है, सॉरी अपन इसको दोबारा से लिखेंगे, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अंदर जो प्रेशर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा, मतलब जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आगे के कॉन्सेप्ट के लिए, कि यहाँ पे प्रेशर फोर्स ये P एक्सटर्नल ऐसे है
और P आउटसाइड ऐसे। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा कितना, P इनसाइड माइनस P नॉट इंटू ऊपर और नीचे का जो एरिया का डिफरेंस है डेल्टा एस, और ये टोटल वेट को बैलेंस कर रहा होगा M1 प्लस M2G। देखिए P एक्सटर्नल P नॉट ऐसे लग रहे हैं, और यहाँ पे P एक्सटर्नल की जगह अपन उसको P इन लिखें, P एक्सटर्नल की जगह अपन ने P इन लिखा, तो ये P इन, इधर से P नॉट लग रहा है। ओके, तो P इन माइनस P नॉट ये नेट फोर्स है इनटू डेल्टा एस, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, उसके डिफरेंस से हमारा नेट प्रेशर फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। तो वेट उतना ही है, P नॉट उतना ही है, इसलिए P इन फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर चेंज होगा। तो हमें यहाँ पे बोला है कि टेम्परेचर, हमें फाइंड द टेम्परेचर बाय विच द ट्यूब इज रेस्ड, टेम्परेचर को रेज करना है। तो पिस्टन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय L, पिस्टन L से डिस्प्लेस होगा, तो टेम्परेचर रेज होगा तो वॉल्यूम भी रेज होना चाहिए, और वॉल्यूम रेज होने का मतलब है कि ये सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करे, ताकि ये बड़े वाले पिस्टन वाला पार्ट बढ़े और छोटे पिस्टन वाला पार्ट कम हो, तभी नेट वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अपन आइडियल गैस इक्वेशन लिखें, PV इक्वल्स nRT, सो P डेल्टा V बराबर nR डेल्टा T, सो डेल्टा T इज P डेल्टा V। कैसे लिखेंगे, यदि L ऊपर मूव किए तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो होगा L डेल्टा S। जिनको L डेल्टा S समझ में आया, देखिए ऊपर वॉल्यूम बढ़ेगा LA2 से और नीचे वॉल्यूम कम होगा LA1 से, तो नेट हो गया LA2 माइनस A1 विच इज L डेल्टा S। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 है ना, तो P डेल्टा V अपॉन R, सो PL डेल्टा S अपॉन R। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम 4 स्टार की कैटेगरी में इसको डालेंगे, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन आगे मूव करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न गिवन है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और फील्ड के बारे में हमें कमेंट करना है कि फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, एंड सो ऑन। गाइस, जब भी इस तरह के फील्ड पैटर्न्स गिवन हो तो उसमें अपने को कुछ भी यदि कुछ कमेंट करना है, पॉसिबल है या नहीं है, तो हम एक्चुअली फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई एक राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होना चाहिए। एक राउंड ट्रिप में जो वर्क है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हो रही है तो राउंड ट्रिप में वर्क मेरा जीरो रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये हमारी सर्कुलर फील्ड लाइंस है, ऐसे हमने एक पाथ ले लिया, इसमें हमने सर्कुलर फील्ड लाइन के अक्रॉस अलोंग ऐसे पहले हम A से B पे जा रहे हैं, फिर B से C पे जा रहे हैं, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, C से D पर आ रहे हैं और D से A पे जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, और इस फील्ड के उसमें हम A से B पे जा रहे हैं, B से C पर आ रहे हैं और C से D पर आ रहे हैं। ओके, लेट्स से इस फील्ड लाइन पे फील्ड की वैल्यू E2 है और इस फील्ड पे फील्ड की वैल्यू E1 है, और यहाँ सेंटर से ये दूरी R1 है और ये दूरी R2 है। तो एक यूनिट Q चार्ज को हम लोग मूव कराएं तो A टू B में वर्क होगा हमारा, फोर्स टेंजेंशियल लगेगा QE2, और अपन मूव कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ एंगल थीटा है तो मूव कर रहे हैं R2 थीटा आर्क लेंथ, तो इतना वर्क होगा। B टू C में वर्क जीरो होगा क्योंकि हम फील्ड लाइन के नॉर्मल मूव कर रहे हैं। C टू D में हम फील्ड लाइन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो फील्ड फोर्स लग रहा है QE1 और अपन ऑपोजिट मूव कर रहे हैं टेंजेंशियली R1 थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस वर्क होगा, नेगेटिव कर रहा हूँ मैं इसको, ये माइनस होगा। एंड फिर D टू A में वापस से फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो वर्क जीरो होगा, तो ये टोटल वर्क है एंड दिस शुड बी जीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है E2R2 बराबर E1R1, दैट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, देखिए नहीं किया कोई बात नहीं, बट अब इसको आगे के लिए कैरी करना है ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मुझे एक क्वेश्चन गिवन है इस तरह से कि भाई ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। अब मुझे बताना है इज दिस फील्ड पैटर्न पॉसिबल और नॉट, है ना, ये ऐसा एक क्वेश्चन है इसी तरह से कि इज दिस फील्ड पैटर्न पॉसिबल और नॉट फॉर अ चार्ज सिस्टम।
तो जब भी इस तरह के फील्ड लाइंस का पैटर्न गिवन है और हमें कुछ जज करना है तो बेस्ट है कि हम लोग एक क्लोज लूप लें, उसमें वर्क कैलकुलेट करें और देखें वर्क जीरो आ रहा है या वर्क जीरो नहीं आ रहा है, उससे क्या कंडीशन ड्राइव हो रही है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम लोग एक क्लोज लूप लेंगे, इस तरह से ए से बी, बी से सी, सी से डी, अपन ने एक क्लोज लूप ली। अब यहाँ फील्ड अलग है क्योंकि फील्ड लाइंस का गैप अलग है, यहाँ फील्ड अलग है क्योंकि फील्ड लाइंस का गैप अलग है। तो ए टू बी जा रहे हैं तो वर्क हो रहा है QE1 से ये लेंथ L है, B टू C में वर्क जीरो हो रहा है, C टू D में वर्क हो रहा है QE2 माइनस QE2 इंटू L, ओके, एंड D टू A में वर्क हो रहा है ज़ीरो। तो ये टोटल वर्क हो रहा है हमारा QL E1 माइनस E2। अब क्योंकि E1 और E2 की वैल्यूज डिफरेंट है क्योंकि फील्ड लाइन्स की डेंसिटी अलग अलग है, तो टोटल वर्क नॉन जीरो आ रहा है जबकि वर्क जीरो आना चाहिए था। दैट मीन्स ये फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर को वायलेट कर रहा है। दैट मीन्स इस तरह का फील्ड लाइन्स का पैटर्न पॉसिबल नहीं है। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपको पैरेलल बताया, तो ये कॉन्सेप्ट कैरी करने लायक है, गुड क्वेश्चन, आगे के लिए सीखने लायक है। अभी नहीं किया कोई खास बात नहीं है, बट आगे के लिए अपने को कैरी करना है इस क्वेश्चन को। सो 4 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। 2 वायर्स दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो का लोकस निकालना है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज शीट में आपने सॉल्व किया है कि भाई ये पॉइंट x, y है, तो वायर 2 से जो दूरी है वो y है और वायर 1 से जो दूरी है वो x है। सो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, ये फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, एंड म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई y, ये फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ये हमें ज़ीरो चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू आ रही है x बाई वाई इंटू I2। सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया इस तरह का क्वेश्चन। बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है, वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन देखना है तो लीनियर होगा, है ना, और एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम रहेगा, तो ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनको तो वैसे ही रिजेक्ट कर दें, ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम को प्लॉट किया अपने, स्पीड टाइम को नहीं किया है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ग्राफ का स्लोप थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, डी होना चाहिए। हाँ, यदि मेरे से स्पीड टाइम ग्राफ बोला होता तो स्पीड टाइम ग्राफ में पहले स्पीड मेरी v से कम होते होते जीरो हो रही है हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर अब जब नीचे आ रहे हैं तो जीरो से स्पीड बढ़ते बढ़ते v हो रही है। तो यही मेरा स्पीड टाइम ग्राफ होता तो फिर फर्स्ट वाला ग्राफ हो जाता, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो थ्रू आउट स्लोप सेम रहना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम रहना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन रहेगा, सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। ये मैंने स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ड्रॉ किया। मैन वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस अ रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए 2 केसेस रहते हैं इसमें, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ रहता है और एक शॉर्टेस्ट टाइम रहता है। शॉर्टेस्ट पाथ या डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंचना एक ही चीज है, और उसके लिए वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ ये हमारे पास रिवर के दोनों एंड्स हैं और हमें शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाना है, दैट मीन्स इस पाथ के थ्रू जाना है। तो ऐसा तभी संभव होगा जबकि हम रिवर के रिस्पेक्ट में ऐसे ट्रैवल करें, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, और इसमें रिवर का मोशन ऐड हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा ये आ रहा है Vm, है ना। तो Vm की जो वैल्यू है यहाँ ट्राइंगल से दिख लिया हमें, VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारी आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल हो रहा है 200 मीटर, ये हमें गिवन है 200 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम हम निकाल सकते हैं 200 मीटर अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर, 0.2 मीटर अपॉन किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर, और मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60, तो यहाँ से मिनट आ रहा है। ध्यान रहे ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है, हम डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे ए से बी डायरेक्टली तभी पहुंच सकते हैं जबकि वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। तभी इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। यदि वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से और अच्छे से रिवाइज कर लेना है। डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, स्टैंडर्ड कैटेगरी है, पहले सॉल्व किया हुआ है हमने। फिगर है, नया दिख रहा है क्वेश्चन, फिगर है, इसमें एक एक्स है और मासलेस हैंडल है, ब्लेड है। तो ब्लेड जो हमारी है, ये ब्लेड ये हमारी सेमी सर्कुलर डिस्क हो गई। तो सेमी सर्कुलर डिस्क है और इसको वर्टिकली लिफ्ट करना है, तो वर्क कितना करना होगा। तो गाइज ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, जब लिफ्टिंग में हमें फोर्स पूछा है तो हमें एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल देखना है और कंटिन्यूस मास के लिए सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा। आपको याद है, नहीं तो आप अपन याद कर लेंगे, इस अब आगे से याद कर लेंगे, 4r अपॉन
3/π पे यहाँ पे सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा, और ये अपन ने यदि लिफ्ट करके अपन इसको यहाँ लेके गए तो ये डिस्टेंस हमारा L+r हो गया। तो सेंटर ऑफ मास जो पूरा रेज हुआ है वो रेज हुआ है हमारा mg, और रेज कितना हुआ है L+r + 4r/3π। तो दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क नीडेड। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए ये रिजल्ट आप याद रखिए, ये रिजल्ट यदि आपने पहले से याद नहीं किए हुए तो मैं आपको याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा। यदि सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो लाइन ऑफ सिमेट्री से 2r/π दूरी पे रहेगा। सेमी सर्कुलर डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री से सेंटर से 4r/3π पे रहेगा। एंड से स्फेरिकल शेल है, हेमीस्फेरिकल शेल, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर से r/2 दूरी पे रहेगा। और यही सॉलिड हेमिस्फीयर है, वो हेमिस्फेरिकल शेल थी हॉलो, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर में जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री से 3r/8 डिस्टेंस पर रहेगा। और ऐसे ही मैं आपको 2 रिजल्ट और लर्न करने के लिए बोलूँगा। यदि मेरे पास हॉलो राइट सर्कुलर कोन है, तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे बेस से h/3 दूरी पे रहेगा यदि हाइट h है तो। और यदि मेरे पास सॉलिड कोन है, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर से h/4 ऊपर रहेगा। तो ये रिजल्ट्स हमें अब आगे के लिए कैरी करना है। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उनके थ्रू हम बहुत आगे के नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये हमें आगे के लिए कैरी करना है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ब्लॉक ऑफ मास 1 kg सरफेस पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, देयर कोएफिशिएंट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज देयर, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो केयरफुल रहना है कि भाई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो मान लेते हैं नो स्लिपिंग, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ट्रक के एक्सेलरेशन के बराबर है और ये फ्रिक्शन से ही जनरेट हो रहा होगा। सो फ्रिक्शन इक्वल्स ma। तो m है 1 kg, एक्सेलरेशन है 5 मीटर, तो ये 5 न्यूटन हो गया। अब चेक कर लें fs मैक्स कितना है, तो fs मैक्स है μs mg विच इज 6 न्यूटन। सो सिंस f इज लेस देन fs मैक्स, सो दिस इज ओके, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि अपन ने सीधा μs mg लगा दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग होगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा। रेडियो एक्टिव मटीरियल है, लैम्डा 10 लैम्डा अपने को डीके कॉन्स्टेंट्स गिवन है, इनिशियली सेम न्यूक्लियाई है, और 1/e रेशो निकालना है कितने टाइम बाद होगा। तो दोनों के लिए इक्वेशंस लिखनी है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है n1/n2, तो पहले वाले का n0 e⁻−10 लैम्डा टी, सेकेंड वाले का n0 e⁻−लैम्डा टी, और ये हमें चाहिए 1/e। सो e⁻−9 लैम्डा टी बराबर e⁻9 लैम्डा टी बराबर e⁻1। सो टी की वैल्यू आ रही है हमारी 1/9 लैम्डा। तो ये डबल स्टार की कैटेगरी में डाल दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट ओवरऑल सॉल्वेबल है क्वेश्चन। नाइट्रोजन का मास गिवन है, ऑक्सीजन का मास गिवन है, एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंड प्रोटोन। तो लीस्ट टाइटली बाउंड प्रोटोन उसको हमें निकालना है। तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, तो एक्चुअली मास इंक्रीज हो रहा है, तो जितना मास इंक्रीज हो रहा है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है ΔM × c²। तो आपको देखते ही मालूम पड़ेगा, हुआ थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेगा, तो आप टाइम के हिसाब से अपनी कॉल लीजिए कि भाई करना है या नहीं करना है। तो मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये फाइनल प्रोडक्ट्स का मास, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन × c²। तो यहाँ अपन वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये मासेस सॉल्व करने पे हमारा आता है 0.013018, एंड c² की वैल्यू रहेगी हमारी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन AMU × c²। तो ये
5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए अपने को पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे देखिए यदि 931.5 की जगह 1000 होता तो 13 पॉइंट समथिंग आता, तो 13 पॉइंट समथिंग से लेस अपने को जज करना है, तो 13 पॉइंट समथिंग से लेस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक ही ऑप्शन है, तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ बट यहाँ से यहाँ तक इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, तो इसको अपन ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है इसीलिए। नेक्स्ट देखें अपन, टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो अपने को निकालना है। तो t/8 एंड नेक्स्ट t/8, 0 से t/8 और t/8 से t/4। तो यदि आपको याद है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर t/8 पे a/√2 होता है तब तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज x है हमारा a sin ओमेगा t विच इज़ 2π/8 इंटू t, ये इक्वेशन लिखी। तो t बराबर 1 सेकेंड पे हम जब पोजीशन रख रहे हैं तो a/√2 आ रही है, t बराबर 0 पे पोजीशन 0 दे रखी है तो 1 सेकेंड में a/√2 ट्रैवल किया है, t बराबर 2 सेकेंड्स पे क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो रही है तो a ट्रैवल किया है। सो डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड एंड डिस्टेंस इन सेकेंड सेकेंड दैट इज a/√2 अपॉन a माइनस a/√2, सो दैट इज 1/√2 माइनस 1 विच इज √2 प्लस 1। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है तो और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी, इसलिए अपन इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। पेंडुलम हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k1, लेंथ डबल की, एम्पलीट्यूड सेम रखा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k2, देन रिलेशनशिप बिटवीन k1 एंड k2। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो SHM में, लीनियर SHM में हाफ ka² होती है, एंगुलर SHM में भी हाफ k θ02, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी मेरी हाफ k θ02 और k मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो I ओमेगा स्क्वायर θ02, I गाइस ml² होगा, ओमेगा स्क्वायर g/l होगा इंटू θ02, तो k मैक्स प्रोपोर्शनल टू l आ रहा है। सो k1/k2 लेंथ डबल की है तो 1/2, सो k2 इज ट्वाइस ऑफ k1। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अपन ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट सॉल्वेबल है। मूविंग विद सेम वेलोसिटी लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, लास्ट टेस्ट में या उसके लास्ट टेस्ट में भी अपन ने इसको सॉल्व किया था। लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी आएगी सेम स्पीड के लिए जिसका मास लीस्ट है विच इज बीटा पार्टिकल, सो सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्व करना था। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द प्लॉट ऑफ ke ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल वर्सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में फ्लो है, यहाँ पे एक्चुअली ke की जगह मैक्सिमम ke होना चाहिए। हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करते हैं, ke तो 0 से k मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो k मैक्स हमें मालूम है h न्यू माइनस फाइव, तो जो स्लोप आ रहा है हमारा वो k मैक्स h के बराबर आ रहा है, तो सबके लिए सेम है, तो सिंगल स्टार कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्ट सॉल्वेबल क्वेश्चन है। क्यूबिकल ब्लॉक है, 30% फ्लोट कर रहा है, कितना वेट और रखेंगे पूरा सबमर्ज कर जाए, तो यानी कि 70% और अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जो 70% और अंदर जाएगा, जो एक्स्ट्रा अंदर जाएगा, उससे जो बॉयंसी जनरेट होगा वो एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस करेगा। 30% सबमर्ज वॉल्यूम से जो बॉयंसी जनरेट हो रहा है वो ब्लॉक के वेट को बैलेंस कर रहा है। अब जब अंदर और सबमर्ज करेंगे तो 70% मार्जिन और है और 70% अपन और अंदर डालेंगे तो उससे जो बॉयंसी जनरेट होगा वो एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस करेगा। तो 70% एक्स्ट्रा हमारे पास, तो 0.7 L, ये तो हाइट सबमर्ज एक्स्ट्रा इंटू एरिया, ये 70% वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये हमारा जो m एक्स्ट्रा अपन डाल सकते हैं m इंटू जी, तो कैपिटल M की वैल्यू आ रही है 0.7 L³ ρW, सॉल्व करेंगे 87.5 आ जाएगा अपना। तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट में अपन चलें, डबल स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको। 32 ग्राम ऑफ O2 इज कंटेन इन अ क्यूबिकल कंटेनर मेंटेन एट टेम्परेचर T, द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, टेम्परेचर अपने को कांस्टेंट रखना है और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ध्यान करें, बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विथ माइनस साइन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dP/dV अपने को मालूम है कि -P/V होता है, तो ये dP/dV -P/V और नीचे 1/V, तो ये आ रहा है अपना P के बराबर, P हो जाएगा अपना nRT/V, डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 400 R आ जाएगा। तो आपको या तो याद है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है तो डायरेक्टली आपने कर लिया, अदरवाइज ऑन द स्पॉट डिराइव किया। डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। वैसे इस रिजल्ट को याद रखो कि बल्क मॉडुलस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गामा P के बराबर होगा। डबल स्टार की कैटेगरी 34th में देखें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है,
और सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ये गिवन है, द फोकल लेंथ एफ ओ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एफ ई। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डबल स्टार की कैटेगरी में चल जाएगा। हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस एफ ओ बाय एफ ई है, और ये वैल्यू हमें गिवन है माइनस एफ ओ बाय एफ ई, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है फाइनली, तो -5 होगा। एक इक्वेशन ये आ रही है, प्लस जो ट्यूब की लेंथ है वो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर है, वो हमारी 36 सेंटीमीटर आ रही है। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारी एफ ओ और एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्वेबल है क्वेश्चन आराम से। थिन रॉड है, एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है कॉन्केव मिरर की, इमेज रियल है, मैग्नीफाइड है, और एक एंड रॉड का वन एंड टचेस द रॉड, इमेज का एंड और ऑब्जेक्ट का एंड टच कर रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है गाइस जबकि ऑब्जेक्ट का एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा हो, और क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और सी और एफ के बीच में रखी हुई है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ये डिस्टेंस तो 20 हो गया और ये डिस्टेंस 15 हो गया। तो मान लो इस पॉइंट को मैं ए बोलूँ और इसको बी बोलूँ, तो एक बी की इमेज तो वहीं बनेगी और ए की इमेज अपन निकाल लें। तो वी ए इज़ यू ए एफ अपॉन यू ए माइनस एफ, विच इज़ -15 -10 अपॉन -15 + 10, ये आ रहा है -30 सेंटीमीटर पे। वी बी यू बी के बराबर ही होगा, विच इज़ -20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज जो आ रही है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैग्निफिकेशन जो आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमारा 2 आ रहा है। थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, बट एक्साइज में ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको डबल स्टार की कैटेगरी रखेंगे। सॉलिड स्फीयर है, डज नॉट स्लिप ओवर द सर्फेस। जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो पहले आप देख लो कि रोलिंग हो रही है प्योर या नहीं हो रही है, तो डज नॉट स्लिप ओवर द सर्फेस। तो गाइस जब भी प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन लेके चलना है, स्टैटिक है, सेल्फ एडजस्टिंग है, आगे भी लग सकता है पीछे भी लग सकता है, हमें नहीं मालूम। तो हम अज्यूम कर लेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में आप अज्यूम कर लो कि भाई फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, तो हमने अज्यूम कर लिया सपोज फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है। ओके, अब नेट फोर्स बराबर एम ए सी एम, नेट टॉर्क अबाउट सी एम बराबर आई अल्फा, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ बराबर एम ए, और टॉर्क कैपिटल एफ आर प्लस स्मॉल एफ आर बराबर आई सी एम 2/5 एम आर स्क्वेयर, एंड अल्फा प्योर रोलिंग में ए बाय आर होगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 10f/7m, और उसको प्लेस करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है -3f/7। तो माइनस साइन इंप्लाई कर रहा है कि फ्रिक्शन पीछे नहीं लग के आगे की तरफ लग रहा है। तो ट्रिपल स्टार कैटेगरी में डालेंगे, और रोलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरा रिवाइज करना है कि भाई अपने को क्या करना है, F बराबर एफ नेट बराबर एम ए सी एम, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन, टॉसियम बराबर आई सी एम अल्फा, और अल्फा को ए बाय आर लिख के दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, आगे या पीछे किधर भी लग सकता है, एक तरफ अज्यूम कर लो, सॉल्व करने पे अपने आप आ जाएगा। और जिन लोगों ने आईओआर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो डायरेक्टली ऑल्टरनेटली आईओआर के अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डायरेक्ट लिखिए, F into 2R नेट टॉर्क अबाउट IOR बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IOR, विच इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा a/r। इस तरह से डायरेक्ट लिखिए। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 10f/7m। अब ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, F माइनस एफ बराबर ma, तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। तो आप चाहें तो टॉर्क अबाउट IOR बराबर I अबाउट IOR इंटू अल्फा वहाँ से जा सकते हैं, या नेट फोर्स बराबर MACM, नेट टॉर्क अबाउट CM बराबर ICM अल्फा। तो यहाँ से रोटेशन की थ्योरी, रोलिंग की थ्योरी को आप रिवाइज करिए आराम से। 3 स्टार की कैटेगरी में अपन इस क्वेश्चन को डालेंगे। एम आई ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। तो सेमी सर्कुलर डिस्क है, फिर से देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क के साथ हम डील कर रहे हैं, और एम आई निकालना है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इस एक्सिस के अबाउट जो सी एम से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट एम आई निकालना है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट एम आई मालूम है, इस एक्सिस के अबाउट कैसे मालूम है, पहले I1 के अबाउट एम आई देखें, तो पहले डिस्क को कंप्लीट कर लीजिए। तो I1 जो होगा कंप्लीट डिस्क का एम आई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m r²/2, और उसका आधा सेमी सर्कुलर डिस्क का होगा तो ये हो जाएगा mr²/2। तो हमें I1 मालूम है। अब I1 बराबर ICM प्लस m 4r/3π का स्क्वायर। ध्यान रहे हमेशा शिफ्टिंग सेंटर ऑफ मास से करते हैं, 1 से CM पे शिफ्ट नहीं करेंगे, CM से 1 पे शिफ्ट करेंगे। तो ICM हो गया हमारा I1 विच इज़ mr²/2 माइनस m 4r/3π का स्क्वायर। तो फ्यूचर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में
कि भाई किस तरह से हम सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी हॉलो हेमीस्फेरिकल शेल, सॉलिड हेमीस्फेरिकल शेल, उनमें CM के अबाउट MI कैलकुलेट करेंगे। और CM मैंने लर्न करने के लिए आपको सजेस्ट किया कि जो जो मैंने शेप्स आपको बताए थे उन सब के अबाउट CM आप कैलकुलेट लर्न करके रखो। 4 स्टार की कैटेगरी में जाएगा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इंसुलेटर्स, सिंगल स्टार की कैटेगरी में, डायरेक्ट अपने को टिक करना है। लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक करना है अपने को। पीरी ग्राफ और साइक्लिक प्रोसेस, तो गाइस ये बनाया हुआ सर्किल है बट हमें एक्चुअली ये नहीं बता रखा है कि भाई ये और ये बराबर है, तो हम इसको एलिप्स की तरह ट्रीट करेंगे। और जो एरिया होगा, वर्क इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, और ये मेरा हो जाएगा एलिप्स का जो एरिया है, ये R1 है और ये R2 है, तो जो एरिया है वो पाए R1 R2, तो यही अपने को यहाँ पे लेना है। तो पाए रेडियस, अपर रेडियस आ रही है 2p0, हॉरिजॉन्टल रेडियस आ रही है v0, तो ये हमारा हो गया 2p0, 2 पाए v0 p0। तो बाय द वे आपको याद नहीं था कि एलिप्स का एरिया कितना होता है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सेमी मेजर एक्सिस A है, सेमी माइनर एक्सिस B है, तो एरिया जो है वो पाई AB के बराबर है। तो 3 स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं जिनको एरिया वगैरह याद नहीं था। अच्छा, वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा अपन देख लें। अपर हाफ में अपना वर्क पॉजिटिव हो रहा है, लोअर हाफ में नेगेटिव हो रहा है, तो नेट वर्क अपना पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे तो अपने को डायरेक्ट बस मैग्नीट्यूड ही बताना है। 41st क्वेश्चन, अ रजिस्टर ऑफ 4 किलो ओम विद टॉलरेंस 10%। टॉलरेंस 10% का मतलब क्या है कि वेरिएशन 10% हो सकता है मैक्सिमम, और 6 ओम में भी 10% का वेरिएशन है। द टॉलरेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, मतलब एक इस तरह से कहना चाह रहा है कि 4 किलो ओम की वैल्यू में एरर मैक्सिमम 10%, 6 किलो ओम में मैक्सिमम एरर 10%, तो कंबाइन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर कितनी होगी। तो गाइस जो आर पैरेलल का फॉर्मूला है हमारे पास, आपने एरर्स में ऐसा क्वेश्चन किया होगा, सॉल्वेबल है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसमें आप इस तरह से लगाइए, इसको A रीड करिए R1 को, R2 को B रीड करिए और R1 R2 को C रीड करिए, R1 प्लस R2 सॉरी, R1 R2 अपॉन R1 plus R2, so just a minute, R1 R2 अपॉन R1 plus R2, so यहाँ पे अपन देखें तो R पैरेलल इज R1 R2 अपॉन R1 plus R2, so डेल्टा RP अपॉन RP is डेल्टा R1 by R1 प्लस डेल्टा R2 by R2 प्लस डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे इसको A रीड किया, इसको B रीड किया और इस पूरे को अपन C रीड कर रहे हैं, तो A टू द पावर 1, B टू द पावर 1, C टू द पावर 1, तो डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C। अब तो ये हमें निकालना है, तो डेल्टा R1 बाई R1 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ओरली, तो ये 10% है। डेल्टा R2 बाई R2 ये भी 10% है, प्लस डेल्टा R1, डेल्टा R1 4 किलो ओम में 10%, तो यानी कि 4 किलो ओम का 10%, डेल्टा R1 दैट इज 0.1 इंटू R1, तो ये आ रहा है अपना 0.4, एंड सिमिलरली डेल्टा R2 0.1 इंटू R2, तो ये 0.6 आ रहा है, तो 0.4 प्लस 0.6, नीचे है 4 प्लस 6 और परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है अपन ने, तो ये हमारा सॉल्व करने पे 30% आ रहा है। सो आंसर इज 30%। सिंगल स्लिट है, लैम्डा दिया हुआ है, विड्थ A दी हुई है एंड कैपिटल D दिया हुआ है, थर्ड डार्क मैक्सिमा, तो थर्ड डार्क मैक्सिमा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है y बराबर 3n लैम्डा d बाई डी, सो n लैम्डा d बाई a, सो 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन a, सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये भी स्टैंडर्ड कैटेगरी में सिंगल स्टार में जाएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैपिटल D गिवन है, लैम्डा गिवन है, सेपरेशन वेरीड, द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर्स फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस d0 बिटवीन द स्लिट्स, इफ द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ द आई इज 1/60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ d0। एक्चुअली जब आप स्लिट सेपरेशन को चेंज कर रहे हो तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है, और एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ आई मतलब कि इससे छोटा एंगल हमारी आई पे सबटेंड होगा, तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उन दो पॉइंट्स को। ये हमारी आई है सपोज, और ये दो सेपरेट पॉइंट्स हैं 1 और 2, यदि ये दोनों पॉइंट्स जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यदि ये 1/60 डिग्री से छोटा हुआ तो हमारी आई इनको सेपरेटली रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। तो ऐसे फ्रिंजेस के बीच में जो गैप है, फ्रिंज विड्थ जो है, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा के बीच में जो एंगुलर गैप है,
वो 1/60 डिग्री से छोटा होते ही हमारे दोनों पॉइंट्स मर्ज कर जाएंगे और फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएगी। तो हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ मालूम है बीटा, वो हमारी लैम्डा बाई डी के बराबर होती है, और जस्ट फ्रिंजेस डिसअपियर हो रही हैं तो ये आई की रेजोल्यूशन 1/60 डिग्री के बराबर है। तो हमें कैलकुलेट करना है डी नॉट। सो डी नॉट इज लैम्डा विच इज 6 × 10⁻⁷ एंड 1/60 डिग्री को रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो 1/60 × π/180। सॉल्व करेंगे 6 × 60 × 180 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁷। गाइस पाई को 3 ले लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, सो 3 6 36 216, तो 2.16 इंटू 10⁻³ रफली आ रहा है, तो ये 2 मिलीमीटर, तो 43rd हो गया। बट ये आई का एंगुलर रेजोल्यूशन समझना, YDAC से रिलेट करना, तो ऐसे रियल टाइम सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में अपन इसको रखेंगे। गुड क्वेश्चन, आगे के लिए अपने को सीखना है। 56 ट्यूनिंग फोक्स हैं, ईच फोक गिव्स 4 बीट्स विद प्रीसीडिंग वन, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस 4 है। लास्ट इज ट्वाइस द फर्स्ट देन द फ्रीक्वेंसी। गाइस ये 2 ही फोक हैं तो डिफरेंस 4 का रहेगा। जैसे 3 फोक्स हैं, यदि 3 फोक्स हैं तो 3 फोक्स हैं हमारे पास में 1 2 3 1 2 3, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, तो ऐसे 56 फोक्स हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंस के बैंड्स बनेंगे वो 55 बनेंगे, है ना। तो जैसे 1 2 के बीच में डिफरेंस 4 है, 2 3 के बीच में डिफरेंस 4 है, तो ऐसे 56 बैंड्स हैं। तो यहाँ 2 के बीच में डिफरेंस डेल्टा एफ है, तो ऐसे 56 के बीच में जो टोटल बैंड्स बनेंगे वो 55 डेल्टा एफ, दैट इज 55 × 4। ये मेरा F2 - F1 हो जाएगा। जैसे F2 - F1 डेल्टा एफ है, F3 - F1 2 डेल्टा एफ है, ऐसे ही F56 - F1, लास्ट वाला F56 माइनस फर्स्ट वाला F1, ये 55 डेल्टा एफ जो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में गैप है विच इज 4, तो F2 - F1 मेरा आ रहा है 220 हर्ट्ज। और दूसरा मुझे गिवन है F2 ट्वाइस ऑफ F1 के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी F1 F2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे रियल टाइम सॉल्व करने में। F1 हमारा सॉल्व करने पे 220 हर्ट्ज आ जाएगा। ये आप समझना, 1 2 का डिफरेंस डेल्टा एफ है, 2 3 का डिफरेंस डेल्टा एफ है, ऐसे 4 3 4 का 4 5 का, तो 1 और 56 के बीच में से जो टोटल बैंड्स बनेंगे वो 55 बनेंगे। तो 55 डेल्टा एफ विच इज 55 × 4, दैट इज F2 - F1, लास्ट फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। सेगमेंट ऑफ वायर वाइब्रेट्स एट फंडामेंटल दिस, टेंशन 9 किलोग्राम, टेंशन कितना कर दें कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टेंशन को रिलेट करना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो हमें टेंशन चाहिए, तो टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू F²। फ्रीक्वेंसी डबल करनी है यानी कि टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। तो 5 अराउंड क्वेश्चंस अपन ऐसे देखे जो कि एक्सेप्शनली डिफिकल्ट थे। कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन डिमांडिंग थी। तो नॉर्मल नीट का पेपर भी इसी तरह से रहेगा, बैलेंस्ड पेपर है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एनालिसिस जब करें तो जिन कॉन्सेप्ट्स में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उन कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी तरह से वर्क करें। जो नई चीज़ें आप सीख रहे हो उनको नोट करना बहुत ज़रूरी है। हर पेपर से आप में इम्प्रूवमेंट तभी होगा जो आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को आप नोट करो, उनको इम्बाइब करो, उनको अपने नोट्स में डालो और रिवाइज करो उनको अच्छी तरह से, ताकि डे बाय डे आप इम्प्रूव करो, आपकी कैपेसिटी बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। रियल टाइम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे के लिए उस कॉन्सेप्ट को कैरी कर रहे हैं।